और लास्ट कोई क्वेश्चन रह तो नहीं गया? अर्नब लास्ट कोई क्वेश्चन रह तो नहीं गया है? सर रह गए थे वो, शायद डिस्कशन वाला उनका ही रह गया था। अच्छा हाँ, एक रह गया था। सही सही, ये देखेंगे एक बार। जैसे मैंने क्वेश्चन दिया था C6H3FCl और Br या FClI, कोई ऐसा था कुछ ना। इसके आइसोमर्स बताने थे और दो बच्चों के सही थे। एक वेदांत का सही है और एक नित्या का। यही हुआ था ना सही? क्या आंसर निकाला था वेदांत तूने? वेदांत, नित्या, चलो देखेंगे फिर। इन तीनों का इसमें बताने हैं और तीनों ये आंसर 10 था इसका। किसी और का आया आंसर 10? 10 आंसर किसी और का आया है क्या? एक मिनट। वेदांत का सही है, छवि का सही है, और किसी का? नित्या का, प्रियांशी का? चलो एक बार आप चेक कर लेंगे। शिखा का भी सही है। 5 बच्चों ने निकाला आंसर 10। देखो इधर, देखो इसमें जो 10 आंसर आएगा, तरीका यही है कि तीनों को एक साथ रखना पहले। जैसे FCl और Br, तीनों। अब इसमें से एक को घुमाएंगे। जैसे Br को मैंने घुमाया, Br की पोजीशन 1, 2, 3 और एक ही तो थी। तो 4 पोजीशन आ गई, ये 4 आइसोमर हो गए। ये कितना आइसोमर है? 4। अब 4 में से लास्ट वाला उठाएंगे, यानी Br को इस पोजीशन पे लेकर। साइकिल को घुमा रहे हैं इसको, FCl Br, ये घुमाया इसको। अब इसके बाद ये करने के बाद, अब इसमें Cl को घुमाएंगे। ध्यान रखना, इसको काउंट मत करना। क्यों नहीं काउंट करना? इसको क्यों नहीं काउंट करना? क्योंकि ये मैंने फोर्थ वाला आइसोमर ही लिया है। अब Cl को घुमाएंगे तो Cl के लिए कितनी जगह है? ये आइसोमर तो लेंगे ही, 1, 2 और ये 3, 3 जगह है इसके लिए। तो 4 + 3, 3 ही काउंट होंगे। कोई डाउट तो नहीं यहां तक? ये बात समझ आ गई कि नहीं? इसके लिए 3 जगह है। अब इसके बाद, अब इसका लास्ट वाला लेंगे। 3 ही काउंट करना, क्योंकि ये तो पीछे वाला ही कंपाउंड है, ये तो पीछे वाला ही कंपाउंड है। अब इसका ले लिया लास्ट, FCl Br, ये ले लिया। अब हाँ, अब ये कंपाउंड था हमारा। अब जब मैं इसको घुमाऊंगा तो हमारा जो लास्ट कंपाउंड है वो Cl आ जाएगा यहाँ पे। ये Cl यहाँ आ गया। अब इस F के लिए कितनी पोजीशंस है? लास्ट टाइम यहाँ पे अटके थे हम। यहाँ इस F के लिए कितनी पोजीशंस है? इस F के लिए 2 ही पोजीशन है, एक ये और एक ये। क्योंकि अगर तुम यहाँ लाओगे ना, तो ये पहला वाला कंपाउंड सेम हो जाएगा, ये वाला, जिसमें FCl Br चाहे साइक्लिक में रहे या ये क्लॉकवाइज रहे या एंटी क्लॉकवाइज रहे, बात एक ही है। IUPAC नेमिंग दोनों की सेम होगी। इसलिए इसके लिए सिर्फ 2 ही पोजीशन है, यहाँ पे नहीं। इसके लिए सिर्फ 2 ही पोजीशन है, तो 4 + 3 + 2 आ जाएगा। 4 + 3 + 2 आ जाएगा। कोई डाउट तो नहीं है? और एक पॉसिबिलिटी, FCl आई लेना था, मैंने Br लिख दिया गलती से। चलो कुछ नहीं, Br लेके ही कर लो, FCl Br। अब एक बार चेक करेंगे, 10 बन गए आइसोमर्स। कोई और पॉसिबिलिटी है इसके अलावा? 10 बन गए आइसोमर इसमें। ये समझ आ गया कि नहीं? एक बार हैंड रेज करेंगे जिसको समझ आ गया 10 आइसोमर्स। शिखा, कनिष्क, मुकुल, निवृत्ति, अर्णव, विधि,
बॉबी, प्रथम, अंशिता, प्रियांशी, छवि, वेदांत, सम्यक, समीर, वंशिका, नित्या, रितिका, निहारिका। बाकी बच्चों ने लेट एंट्री की है। ये 10 आइसोमर बन गए। और इसकी एक तरीका और है, अगर थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स अप्लाई करें ना, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, उसके थ्रू भी सोच सकते हैं एक बार। ये 6 एक बार मैं बता देता हूँ इसको, हालांकि उसके लिए ज्यादा ट्राई नहीं करना, क्योंकि उसके लिए मैथ्स बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। देखो परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगाते हैं, 6 पोजीशन है बेंजीन पे, 6 में से हमें 3 को फिल करना है, 6 में से 3 को फिल करना है, तीनों डिफरेंट है। 6 में से 3 को फिल करना है, तीनों के तीनों क्या है, डिफरेंट है। तो 6 में से 3 को सिलेक्ट करना है, 6 कॉम्बिनेशन 3 लगेगा, 6 कॉम्बिनेशन 3 लगेगा। लेकिन इसमें भी एक दिक्कत है, तुम FCl Br को ऐसे लिख लो या लिख लो एंटी क्लॉकवाइज, FCl Br, वो बात एक ही है, ये बात एक ही है। तो ये कॉम्बिनेशन दो को एक मानना है, हमें इन दोनों को एक मानना है, इसलिए इस वजह से 6C3/2 आना चाहिए आंसर। 6C3/2, 6 कॉम्बिनेशन 3/2। तो ये सॉल्व करोगे तो कितना आ रहा है देख लो, 6C3 10 आ रहा है ना। 6C3 को कैसे ओपन करेंगे, 6 इंटू 5 इंटू 4 बाय 3 फैक्टोरियल, और इंटू 2 है 3 फैक्टोरियल यानी 6, 3 फैक्टोरियल मतलब 6, 6 से 6 कैंसिल, और 20/2 यानी 10 आ जाएगा। तो ये तरीका है, लेकिन इसको जिसको समझ आ गया वो अप्लाई कर सकता है, अदरवाइज कंसेप्ट जो मैंने पीछे सिखाया तरीका करने का, वही बेस्ट है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आ सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन बहुत आ सकते हैं। अच्छा एक क्वेश्चन और बताएंगे, जैसे क्यूबेन होता है, क्यूबेन, ये जो लेक्चर्स पढ़ रहा है ना, वो आसानी से निकाल देगा। इसका बताओ डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना होगा, क्यूबेन का डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, क्यूबेन का डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट क्या होगा? सर 5। किसने बोला आंसर? सर अनीश। हाँ, एक मिनट देखो जरा। हर जगह एक एच है, हर जगह एक एच है, तो ये हो गया C8H8, C8H8। तो इसका डायरेक्ट आंसर डीवी क्या होगा, डायरेक्ट डीवी, कार्बन की वजह से एक, कार्बन की वजह से एक डीवी होता है, तो 8 कार्बन की वजह से 8 होगा, एक हाइड्रोजन की वजह से आधा होता है नेगेटिव में, तो -4 होगा +1। लेक्चर नहीं पढ़ोगे तो फिर दिक्कत रहेगी। 5 है इसका, इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 5 है। कोई डाउट तो नहीं किसी को, इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना है, 5। पिछला मैं पूछता रहूंगा तुमसे, नहीं रिवाइज करोगे तो कोई फायदा नहीं है। देखो आइसोमरेज अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, अगर तुमने इसको ढंग से स्टडी नहीं किया ना तो ये रह जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे है ऑप्टिकल आइसोमरेज, सेकंड नंबर पे ज्योमेट्रिकल आइसोमरेज, दो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके हिंट तुम्हारे पास ऑलरेडी मैंने ऑफलाइन में दे रखा है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, उस पर बहुत ध्यान देना है। तो मैं तुम्हें यहाँ पे आइसोमरेज आइसोमरेज की डेफिनेशन, कोई भी आइसोमरेज की डेफिनेशन लेनी है तो कोई एग्जांपल ले लिया करो। जैसे मैंने लिया सपोज इथेनॉल, इसका आइसोन बनाना है, आइसोन बनाना है जिसमें सेम कार्बन, सेम हाइड्रोजन, सेम ऑक्सीजन हो। इथेनॉल का आइसोन बनाया मैंने तो CH3OCH3 आ गया। इथेनॉल एंड डाइमिथाइल ईथर दे बोथ आर आइसोमर्स, दोनों कौन से हैं, वैसे ये फंक्शनल आइसोमर्स है। इसमें फंक्शनल ग्रुप है क्या है, अल्कोहल, इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है, ईथर। वैसे ये दोनों क्या है, फंक्शनल आइसोमर। तो यहाँ से आइसोमर की डेफिनेशन भी बन जाएगी। आइसोमर की डेफिनेशन क्या होगी, देखो जैसे इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 80 डिग्री सेल्सियस के आसपास, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। और इसका बॉइलिंग पॉइंट चेक करोगे तो ये 40 के आसपास आएगा। बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस आ गया कि नहीं है, क्योंकि इसमें कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही नहीं है, फोर्सेस वीक है। प्रॉपर्टीज में ये जैसे सोडियम से मैं कहूँ रिएक्टिविटी, केमिकल रिएक्शन में, फिजिकल प्रॉपर्टी बता दिया मैंने, बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होगा, मेल्टिंग पॉइंट में डिफरेंस होगा, सॉल्युबिलिटी में डिफरेंस होगा, इन सब में डिफरेंस आएगा। और अगर मैं केमिकल रिएक्शन की बात करूं तो इसके अंदर एक्टिव हाइड्रोजन है, इसके अंदर एक्टिव या एसिडिक हाइड्रोजन है, इसको सोडियम से रिएक्ट कराऊंगा तो C2H5ONA प्लस हाफ H2 मिल जाएगा, प्लस हाफ H2। और इसमें Na डालेंगे तो नो रिएक्शन, इसमें Na डालेंगे तो क्या होगा, नो रिएक्शन। तो ये तुम्हें ध्यान रखना है, इसके अंदर C2H5ONA प्लस हाफ H2 और दूसरे में नो रिएक्शन, तो केमिकल रिएक्शन में भी डिफरेंस आ जाएगा। तो आइसोमर्स क्या होंगे, जिसके अंदर सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो, सेम हो, बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन इन 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, या स्पेशल अरेंजमेंट भी डिफरेंट होता है।
स्पेशियल अरेंजमेंट यानी 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट भी डिफरेंट होता है, तो उससे आती है स्टीरियो आइसोमर्स। एंड आइसोमर्स दे शुड डिफर इन एटलीस्ट वन प्रॉपर्टी और मोर, कम से कम एक प्रॉपर्टी में डिफरेंस होना चाहिए। जैसे मैंने तुम्हें इसमें बताया इथेनॉल और डाइमिथाइल ईथर के अंदर, तो आइसोमर्स की डेफिनेशन क्या है? कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल और स्पेशियल अरेंजमेंट, बट डिफरेंट स्ट्रक्चर और स्पेशियल अरेंजमेंट, यानी 1 डायमेंशन में, 2 डायमेंशन में या 3 डायमेंशन में क्या है? अरेंजमेंट ऑफ एटम्स में डिफरेंस आ जाए, उसे क्या बोलेंगे? उसे क्या बोलेंगे? आइसोमर्स। ये क्या है? आइसोमर्स। इनकी प्रॉपर्टीज में भी डिफरेंस आएगा, इनकी प्रॉपर्टीज में भी डिफरेंस आएगा। अब दो तरीके के आइसोमर्स में, दो तरीके के आइसोमर्स है, एक है स्ट्रक्चरल और दूसरी स्टीरियो आइसोमर्स। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, स्टीरियो आइसोमर्स, क्लियर? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स और स्टीरियो आइसोमर्स। स्ट्रक्चरल को हम, इसका दूसरा नाम भी है, कई बार उस नाम से पूछते हैं तो फिर दिक्कत आती है ऑब्जेक्टिव्स के अंदर। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स और कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स, क्लियर? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स और कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स या स्केलेटल आइसोमर्स या स्केलेटल आइसोमर्स, ये इसके नाम है। और लिंकेज आइसोमर्स भी कहते हैं कई जगह इसको, लिंकेज आइसोमर्स। तो स्ट्रक्चरल और कॉन्स्टिट्यूशनल और लिंकेज और स्केलेटल आइसोमर्स, दो नाम ज्यादा यूज होते हैं, स्ट्रक्चरल और कॉन्स्टिट्यूशनल। ये दो ज्यादा यूज होंगे, सही ना? ये दो ज्यादा यूज होंगे, स्ट्रक्चरल और कॉन्स्टिट्यूशनल। और दूसरा क्या है? स्टीरियो आइसोमर्स। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की बात कर रहे हैं अगर, तो कंपाउंड्स having same molecular formula but different structural arrangement of atom, this is called as structural isomers और constitutional isomers। 6 तरीके की है, ये सबने पढ़ा होगा, ये मैं डायरेक्ट लिखूंगा जल्दी से। चेन और न्यूक्लियर, क्लियर? चेन और न्यूक्लियर आइसोमर्स। दूसरी पोजीशन आइसोमर्स। तीसरी चेन पोजीशन फंक्शनल आइसोमर्स। डी मेटामेरिज्म। ई बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा यूज होगा ये, टॉटोमेरिज्म। थोड़ा बहुत हिंट मैंने दिया हुआ है। और लास्ट है रिंग चेन आइसोमर्स। तो ये 6 हमारी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। चेन और न्यूक्लियर लिख देना जरूर, चेन और न्यूक्लियर एक बार जल्दी से नोट कर लेंगे इसको, फिर मैं आगे बता रहा हूँ स्टीरियो आइसोमर्स। हाँ, नोट कर लिए? यस चलो, ये 6 आइसोमर्स में जो स्टडी करनी है ये तो इजी है, इसमें बस टॉटोमेरिज्म है वो इंपॉर्टेंट है। टॉटोमेरिज्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बहुत मेटामेरिज्म, इसके अलावा तो बहुत इजी है। स्टीरियो आइसोमर्स में दो टाइप्स हैं। स्टीरियो आइसोमर्स में दो टाइप्स हैं, एक है कन्फर्मेशनल, एक कन्फिगरेशनल। कन्फर्मेशनल और कन्फिगरेशनल,
कन्फर्मेशनल आइसोलेशन या रोटेशनल आइसोलेशन भी कहते हैं इसको, कन्फर्मेशनल। और दूसरी है कन्फिगरेशनल। सेकंड क्या है? कन्फिगरेशनल। कन्फिगरेशनल, कन्फर्मेशनल, कन्फिगरेशनल। और कन्फिगरेशनल में दो हैं, कन्फिगरेशन में दो हैं। एक है जैसे एनेंटियोमेरिक, और एक है एनेंटियोमेरिक, और दूसरी डायस्टीरोआइसोमेरिक। एनेंटियोमेरिक ऑप्टिकली एक्टिव, डायस्टीरोआइसोमेरिक ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव, डायस्टीरोआइसोमेरिक ऑप्टिकली एक्टिव, ये सबने पढ़ा होगा। एक यानी एक है मिरर इमेजेस वाली एनेंटियोमेरिक, मतलब जो मिरर इमेजेस होंगी, जो मिरर इमेजेस होंगी वो एनेंटियोमेरिक। कन्फिगरेशनली ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। मिरर इमेजेस होंगी तो एनेंटियोमेरिक, और डायस्टीरो आइसोमेरिक में ऑप्टिकली एक्टिव तो है लेकिन नॉन मिरर इमेजेस होंगी, नॉन मिरर इमेजेस, नॉन मिरर इमेजेस। फिर डायस्टीरो आइसोमेरिक में दो हैं, डायस्टीरो आइसोमेरिक में दो हैं। एक है जैसे सिस ट्रांस वाली ज्योमेट्रिकल, एक होगी ज्योमेट्रिकल और एक होगी ऑप्टिकल। ऑप्टिकल डायस्टीरो आइसोमर्स, ऑप्टिकल डायस्टीरो आइसोमर्स, और दूसरी ज्योमेट्रिकल डायस्टीरो आइसोमर्स। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को भी डायस्टीरो आइसोमर्स कहते हैं, सिस ट्रांस, ज्योमेट्रिकल डायस्टीरो आइसोमर्स। क्लियर हुई बात की नहीं है? तो ये आइसोमर्स का जो क्लासिफिकेशन था वो बता दिया मैंने तुमने, और तुम सबने पढ़ भी रखा होगा। ये तुम सबने पढ़ भी रखा होगा। अब नेक्स्ट मैं इसके, और हिंट मैंने तुम्हें दे दिया पहले ही, ऑलरेडी दे दिया है। जो आइसोमर्स पूछते हैं वो मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूँ। अच्छा, एक मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, क्या पता मेरे लेक्चर्स में भी हो, देखते हैं तुम में से कौन सोच पाता है इस चीज को। मान लो जिसने नेम रिएक्शंस पढ़ी हुई हैं वो ये आंसर कर पाएगा। ध्यान देना, आंसर क्वेश्चन क्या है? C9H10O। फिर इसके बाद मैं स्टार्ट कर रहा हूँ चेन आइसोमर्स से। C9H10O, C9H10O, ये आइसोमर जो है, ये आइसोमर जो है पॉजिटिव कैनिजारो रिएक्शन देता है, पॉजिटिव कैनिजारो रिएक्शन देता है। वो तुम्हें सोचना है कि पॉजिटिव दे रहा है तो क्या क्या हो सकता है ये। एक तो पॉजिटिव कैनिजारो रिएक्शन देता है, और दूसरा ये K2Cr2O7H+ के साथ, यानी ऑक्सीडेशन पर, ये ऑक्सीडेशन पर देता है से टेरिफ्थैलिक एसिड, टेरिफ्थैलिक एसिड ये वाला एसिड देता है। टेरिफ एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। तुम्हें बताना है C9H10O का क्या फॉर्मूला हो सकता है। टेरिफ्थैलिक एसिड देता है, तो C9H10O का क्या फॉर्मूला हो सकता है। फिर स्टार्ट कर रहे हैं हम इसके बाद चेन आइसोटोप, चेन पोजीशन, ये सब एक साथ स्टार्ट करूंगा मैं। बस टॉटोमर्स को डिटेल में पढ़ाऊंगा थोड़ा बहुत, नहीं तो तुम लोगों ने पढ़ रखा है तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, कौन कौन है जिसने टॉटोमर्स पढ़ लिया है? कौन से बच्चे जिन्होंने टॉटोमर्स ढंग से पढ़ लिया है? एक बार हैंड रेज करेंगे जल्दी से। किसी ने नहीं पढ़ा अभी? निकिता, सिद्धि, टॉटोमर्स में किससे से पढ़ लिया है? नहीं पढ़ा फिर तुम लोगों ने? अरे टॉपिक पढ़ के रखो ताकि क्वेश्चंस में आंसर करो यहाँ पे। चलो, अब ये बताओ कि C9H10O ये कौन सा, क्या फॉर्मूला होगा, क्या स्ट्रक्चर होगा इसका, क्या स्ट्रक्चर होगा इसका?
हाँ, कोई बेटा जिसने आंसर निकाला है उसका? वेदांत, सम्यक, प्रथम, ये निकलना चाहिए सबसे क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है ये। निकिता, सर बेंजीन रिंग पे पैरा पोजीशन पे एल्डिहाइड या फिर अल्कोहल ग्रुप लगा है, इतना पता लग गया। एल्डिहाइड या अल्कोहल? देखो सबसे पहले तो इसके लिए कैनिजार रिएक्शन तुम्हें आनी चाहिए, है ना। कैनिजार रिएक्शन कौन देता है? ऐसे एल्डिहाइड्स जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। मैंने तुम्हें हिंट दे दी यहाँ पे। कैनिजार रिएक्शन कौन देता है? ऐसे एल्डिहाइड्स जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। और तुम्हें ये दिख ही रहा है यहाँ पे कि इसमें बेंजीन रिंग जरूर आनी है। एक तो हिंट है टेरिफिलिक एसिड से, दूसरा कार्बन इसमें 6 या 6 से ज्यादा हो और हाइड्रोजन उसके आसपास हो, तो बेंजीन रिंग जरूर बना। तो इसलिए इसलिए इसके अंदर बेंजीन तो है ही। और कैनिजार रिएक्शन वो देता है जिसके पास क्या हो? अल्फा हाइड्रोजन ना हो, अल्फा हाइड्रोजन ना हो। और ये K2Cr2 7H+ का मैंने तुम्हें ये भी बता रखी रिएक्शन कन्वर्जेंस में। मान लो यहाँ पे CH3 है, यहाँ C2H5 है, और इसमें मैंने डाल दिया कोई भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे K2Cr2 7H+। तो जो अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए बस, अल्फा हाइड्रोजन 3 है इसके पास, इसके पास भी 2 अल्फा हाइड्रोजन है। तो ये ऑक्सीडाइज होके क्या दे देंगे? COOH, ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। तो ऐसे ही तुम्हें सोचना है, कोई भी एल्काइल ग्रुप अगर बेंजीन के ऊपर आता है तो उसको हम एल्कलाइन KMnO4 से या K2Cr2O7H+ से, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट से आसानी से ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। तो हम इसको आसानी से ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। बताओ आंसर अब क्या आएगा? सब बेंजल्डिहाइड के पैरा पोजीशन पे C2H5। हाँ बिल्कुल सही है निकिता। निकिता आंसर बोला करो, लेट क्यों हो गए इतना? देखो इधर, पहले तो ये कैनिजार कैनिजार रिएक्शन ये शो नहीं कर रहा है, शो कर रहा है, कैनिजार रिएक्शन शो कर रहा है। दैट मींस ये CHO जरूर होगा बेंजीन के ऊपर, क्योंकि इसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि इसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। और बचे हुए कार्बन लगेंगे कहाँ पे? पैरा पोजीशन पे। अब एक बार चेक करो, अब एक बार चेक करो क्या आएगा। देखो कार्बन तो ये 7 हो ही गए हैं, कार्बन ये 7 तो हो ही गए हैं, बचे 2 कार्बन। और वो 2 कार्बन कहाँ पे आने हैं? पैरा पोजीशन पे आने हैं। तो पैरा पोजीशन लगा दो C2। और H अभी तक कितने यूज हुए हैं? 5 ऊपर यूज हो चुके हैं, और H10 है तो C2H5 आ जाएगा। अब इसका अगर ऑक्सीडेशन करते हो तुम, इसका K2Cr2 7 से ऑक्सीडेशन करते हो तो CHO तो बहुत आसानी से COH में जाता है। तो ये गया COH में और नीचे भी COH। ये NCERT का क्वेश्चन है, समझ आ गया कि नहीं ये? चलो ये सबको समझ आ गया, कोई इजी क्वेश्चन है जिसको कैनिजार रिएक्शन के बारे में पता था। कैनिजार रिएक्शन इज शोन बाय दोज एल्डिहाइड व्हिच डू नॉट हैव एनी अल्फा हाइड्रोजन एटम। जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है वो ये रिएक्शन शो करता है। अच्छा अब मैं तुमसे यहाँ पे चेन आइसोलेशन, पोजीशन आइसोलेशन, इसके क्वेश्चंस पूछूंगा। चेन आइसोलेशन होता क्या है मैं बस एक बार बता रहा हूँ तुम्हें।
चेन आइसोमरिज्म। क्या होती है ये? चेन और न्यूक्लियर आइसोमरिज्म। क्या होती है? चेन और न्यूक्लियर आइसोमरिज्म। Compounds having same molecular formula, but there is difference in the number of carbon atoms in the longest chain or side chain. But there is difference in the number of carbon atoms in the longest chain or side chain. ये है चेन और न्यूक्लियर आइसोमरेज। ये क्या है? चेन और न्यूक्लियर आइसोमरेज। ऐसे ही पोजीशन आइसोमरेज क्या होती है? पोजीशन आइसोमरेज, जैसे अगर मैं तुमसे बोलता हूं, ध्यान देना, मान लो चेन आइसोमरेज का क्वेश्चन है, मैंने बोला पेंटेन के कितने चेन आइसोमर्स बनेंगे? पेंटेन के कितने चेन आइसोमर्स बनेंगे बताओ? पेंटेन के कितने चेन आइसोमर्स बनेंगे? बता सकता है कोई कि नहीं? 3 3 बन जाएंगे। देखो ये 1 2 3 4 5 कार्बन पेंटेन, ये आइसोपेंटेन, और तीसरा नियोपेंटेन। 3 आइसोमर बन गए कि नहीं? ये 3 आइसोमर बन गए। ये चेन क्या है? चेन आइसोमर। ऐसे ही मैं पोजीशन आइसोमर, जिसमें पोजीशन में डिफरेंस आ जाए, जिसमें पोजीशन में डिफरेंस आए, यानी सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन, डबल बॉन्ड की पोजीशन, सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन, डबल बॉन्ड की पोजीशन, डबल बॉन्ड एक ही बात है, और फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन में डिफरेंस आता है अगर, तो वो क्या होगा? पोजीशन आइसोमर। वो क्या होगा? पोजीशन आइसोमर। कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट देयर इज डिफरेंस इन पोजीशन ऑफ आइदर मल्टीपल बॉन्ड, substituent or functional group, then it is called as position isomer, then it is called as position isomer। वो position isomer होगा। अब मैंने तुमसे हेक्सेन के कितने चेन आइसोमर्स बनेंगे? बताओ जल्दी से। हेक्सेन के कितने चेन आइसोमर्स होंगे? हेक्सेन के कितने चेन आइसोमर्स होंगे? 5 5 किसने दिया आंसर? मयंक 5 निकिता मयंक, निकिता। देखो जब, देखो अब ये यहाँ पे ना, और किसी को चेंज तो नहीं करना आंसर? चलो अब ये तुम लोगों का आंसर गलत है। ये क्यों? क्योंकि हेक्सेन के चेन आइसोमर्स नहीं होंगे सारे। देखो जब मैंने चेन प्लस पोजीशन होंगे वो सब। देखो इसी का ध्यान देना कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है। ये हेक्सेन, दूसरा आइसोहेक्सेन या फिर 2 मिथाइल पेंटेन, तीसरा 3 मिथाइल पेंटेन, फिर अब 2 ले लेंगे मिथाइल, ये हो गया 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन, ये 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। क्या इसके अलावा कोई और बन सकता है? तो अब ये चेन प्लस पोजीशन आइसोमर्स हैं, ये सब चेन आइसोमर्स नहीं है। क्या ये दोनों चेन आइसोमर्स हैं? नहीं सर। ये दोनों कौन से हैं? पोजीशन आइसोमर्स है ना? ऐसे ही ये दोनों कौन से आइसोमर्स हैं? पोजीशन। ये पोजीशन आइसोमर्स। समझ गया कि नहीं? ये समझ आ गई बात कि नहीं? चलो ये समझ आ गया होगा तुम्हें। तो ये मैंने जो बनाया था, ये चेन प्लस पोजीशन आइसोमर्स है। देवर चेन प्लस पोजीशन आइसोमर्स। नेक्स्ट देखना, जैसे नेक्स्ट में अगर तुमसे पूछता हूँ, ध्यान देना। नेक्स्ट मैंने पूछा से एग्जाम्पल, हाँ ये बेटर एग्जाम्पल है। ये मैंने बोला CH3 CH बॉन्ड CH3, ये मैंने कराया भी होगा लेक्चर्स में। CH2 बॉन्ड C CH3 CH3। अब मैंने तुमसे बोला कि ये दोनों कौन सा आइसोमर है? चेन आइसोमर है कि पोजीशन आइसोमर? बताओ जरा। 1 and 2 आर द चेन आइसोमर्स और पोजीशन आइसोमर्स? बताओ सोच के। चेन चेन आइसोमर्स है ये? तो टेक्निकली Position- दोनों है, पर प्रेफरेंस ऑर्डर से चेन हो गया है। और अच्छे निशी, यही आंसर चाहिए था। ये निशी ने जो आंसर दिया है अभी, परफेक्ट आंसर है बिल्कुल। अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो दोनों मार्क करोगे, चेन और पोजीशन। लेकिन अगर सिंगल चॉइस क्वेश्चन है तो क्या करेंगे? तो ये रूल फॉलो करना, RTFMCP बता रखा ना निशी? यस सर। हाँ, RTFMCP। R यानी रिंग चेन आइसोमर, T यानी टॉटोमरेज, F यानी फंक्शनल, M यानी मेटामरेज, C यानी चेन, और P यानी पोजीशन। तो अगर कोई दो कंपाउंड्स चेन और पोजीशन आइसोमर दोनों है, तो प्रेफरेंस किसको मिलेगी? चेन आइसोमर को। आगे समझ के नहीं है? चेन आइसोमर्स है दोनों, ये दोनों क्या होंगे? चेन आइसोमर। पोजीशन में भी डिफरेंस आ रहा है ना, देखो इधर
ये है ब्यूट 2इन और यहाँ पे सेकंड पे डबल बॉन्ड आ रहा है, यहाँ पे 1 पे डबल बॉन्ड आ रहा है, तो पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड इज आल्सो चेंजिंग, शुड बी पोजीशन आइसोमर्स आल्सो। लेकिन अगर हम प्रेफरेंस ऑर्डर चेक करते हैं तो उसमें चेन आइसोमर आएगा, क्योंकि चेन की प्रेफरेंस ज्यादा है एज कंपेयर टू पोजीशन, इसलिए ये दोनों क्या होंगे, चेन आइसोमर्स। कोई डाउट? चलो ये समझ आ गया, नेक्स्ट नोट करेंगे। जैसे दिया मैंने, ये ले लेते हैं, ये एग्जांपल होगा भी उसके अंदर, फिर भी एक बार चेक कर रहे हैं। जैसे इसमें पूछा, ये फर्स्ट है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ। अब इसमें बोला मैंने फर्स्ट और सेकंड कौन से आइसोमर्स हैं, फर्स्ट और सेकंड जल्दी Chain. देंगे आंसर 11। हाँ, फर्स्ट और सेकंड कौन से हैं, चेन आइसोमर्स। क्यों है चेन आइसोमर्स? क्योंकि इसमें लॉन्गेस्ट चेन में तो कार्बन सेम है, 6 कार्बन है, 6 की रहेंगे, 6 कार्बन है लॉन्गेस्ट चेन में, इसमें भी 6 कार्बन है, इसमें भी 6 कार्बन है। साइड चेन चेक करेंगे, साइड चेन में इसमें 2 कार्बन है, साइड चेन में इसमें 1 ही कार्बन है, इसलिए दोनों फर्स्ट और सेकंड क्या है, फर्स्ट और सेकंड क्या है, चेन आइसोमर्स। ऐसे ही सेकंड और थर्ड क्या है, पोजीशन, पोजीशन। इधर 1 डाइमिथाइल आ रहा है तो इधर 1 डाइमिथाइल आ रहा है, 1 डाइमिथाइल, फिर 1 डाइमिथाइल, फिर 1 डाइमिथाइल। सेकंड थर्ड, सेकंड फोर्थ, सेकंड फिफ्थ, ये सब क्या है, पोजीशन। और फर्स्ट जो है सेकंड के साथ, थर्ड के साथ, फोर्थ के साथ, फिफ्थ के साथ क्या है, Chain. चेन आइसोमर। फर्स्ट जो है बाकी सबके साथ क्या है, चेन आइसोमर। नेक्स्ट नोट करेंगे, तो चेन आइसोमर पोजीशन आइसोमर तुम्हें क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे साइड चेन में डिफरेंस आ जाए या मेन चेन में डिफरेंस आ जाए तो चेन आइसोमर। और पोजीशन आइसोमर में मैंने बता दिया, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन, सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन या मल्टी बॉन्ड की पोजीशन में डिफरेंस आता है, तो वो क्या होंगे, पोजीशन आइसोमर। ये क्या होंगे, पोजीशन आइसोमर्स। तो इस चीज का ध्यान रखना है। जैसे ये दोनों पूछा, अगर ये मैंने पहले ही बताया वो तुम्हें, और ले लेते हैं ये दोनों कौन सा आइसोमर्स है, पोजीशन आइसोमर्स। पोजीशन आइसोमर्स। हाँ छवि बताओ क्यों पोजीशन आइसोमर्स है। सर चेन तो 4 कार्बन की ही है ना, इसमें 1 इपॉक्सी ब्यूटेन और 1 इपॉक्सी ब्यूटेन। बहुत अच्छे छवि। देखो 1 2 3 4, 1 पे आ रहा है इपॉक्सी, 4 पे आ रहा है 1 4 इपॉक्सी ब्यूटेन है ये। और जबकि इसका नाम देखोगे तो ये आएगा 1 2 3 4, ये आएगा 1 3 इपॉक्सी ब्यूटेन, 1 3 इपॉक्सी ब्यूटेन। तो पोजीशन में डिफरेंस आ रहा है इसमें, इसीलिए चेन आइसोमर मत बोलना इसमें। ये मत देखना कि 5 की रहेंगे और 4 की रहेंगे, नेमिंग ऐसे होती है इसकी। तो दे बोथ आर पोजीशन आइसोमर, क्लियर, दे बोथ आर पोजीशन आइसोमर्स। कोई डाउट? चलो ये किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है ना, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। अब जैसे मैंने बोला क्वेश्चन C7H6O2, इसका कोई एक ऐसा आइसोमर बनाओ जिसके जिसके जिसका कोई पोजीशन आइसोमर ना बने, जिसका कोई पोजीशन आइसोमर ना बने। C7H6O2 का एक ऐसा आइसोमर बनाओ जिसका कोई पोजीशन आइसोमर ना बने, और एक ऐसा बनाओ जिसमें 3 पोजीशन आइसोमर बन सके। देखो C7H6O2 है, ये आ गया आंसर, COOH, इसका कोई पोजीशन आइसोमर नहीं बनेगा। इसमें COH ग्रुप को तुम कहीं भी लगा लो, COOH ग्रुप को कहीं पे भी लगा लो तुम, इसका जैसे ये है, इसका भी कोई पोजीशन आइसोमर नहीं बनेगा, इसी का, इसका कोई पोजीशन आइसोमर नहीं बनेगा। ऐसे ही इसके बनेंगे 3, ये लगा दिया CHO और OH की 3 पोजीशन है, तो इसके 3 बन जाएंगे। समझ गया कि नहीं है? इस तरह से सोचना आना चाहिए, इस तरीके से सोचना आना चाहिए तुम लोगों को।
एल्कीन को पोजीशन आइसोमेरिक शो करने के लिए कितने कार्बन होने चाहिए कम से कम, एल्काइन को पोजीशन आइसोमेरिक शो करने के लिए कितने कार्बन होने चाहिए कम से कम। ये सब क्वेश्चन मैंने कराए हुए हैं, चेक कर लेना वीडियोस में, उसमें तो मिल जाएंगे ये। चलो ये हो गया, चेन और पोजीशन आइसोमेरिक करा दिया। नेक्स्ट करेंगे, हाँ बोलो। सर सेकंड केस वापस से समझाओ। सेकंड केस सेकंड कंपाउंड, ये सर 3 पोजीशन आइसोमर पोजीशन। ये है ना, ये सैलिसिलिक एसिड वाला, ये मैंने CHO बनाया, एक बार OH यहाँ लगा दो, एक बार OH यहाँ पे लगा दो, एक बार OH यहाँ पे, ये तीन ही तो बनेंगे इसके, क्योंकि ये और ये एक ही बात है, ये और ये एक ही बात है, और लास्ट तो है ही एक। आगे समझ के नहीं? यस सर। चलो अब एक बार चेन और पोजीशन खत्म हो गया, अभी रीजॉइन करेंगे, आगे हम स्टार्ट करेंगे फंक्शनल आइसोलेशन।